आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और हम देख रहे हैं जीवन कौशल। जीवन कौशल के अंतर्गत इससे पहले वीडियो में हमने पुरस्कार एवं दंड को कवर किया था और आज हम देखेंगे जीवन कौशल की इम्पोर्टेंस। और ये लेक्चर आप अपने जीवन से एकदम जोड़ के देखेंगे तो एकदम रियल लाइफ जैसा फील होगा कि जो हमारे जीवन में घटित होता है या जो जीवन में हमारे प्रतिक्रियाएं हैं, वो सारी प्रतिक्रियाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 जीवन कौशल दिए हैं, उनमें बताई हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे सुधार लाना है या हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमें अपने जीवन में हमेशा सफलता ही नहीं मिलती है, हमें अपने जीवन में असफलताएं भी मिलती हैं और हम उन असफलताओं को कैसे दूर करेंगे, उन अपने जीवन की चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे या उन चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जीवन कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो जीवन कौशल कहा जाए तो एक सकारात्मक सोच है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की चुनौतियों और जीवन की मांगों को पूर्ति करते हैं, जिससे हम बड़े से बड़े जो निगेटिव थिंकिंग हैं या जो बड़ी से बड़ी समस्या हैं उससे हम कैसे बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच से कैसे निपटेंगे, ये हमें जीवन कौशल के अंतर्गत बताया जाता है। तो WHO ने 10 जीवन कौशल दिए हैं। पहला यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO ने कितने जीवन कौशल दिए हैं, तो WHO ने 10 जीवन कौशल दिए हैं। उसके बाद देख लेंगे, पहला है आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति का तात्पर्य है कि जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि जैसे बचपन में हमें विद्यालय जाना होता था तो हमारे माता पिता हमको ज़बरदस्ती जगाते थे, डांटते थे, मार के भेजते थे स्कूल। तो उस टाइम हम ये सोचते थे कि ऐसा लगता है कि विद्यालय भेजना इनका कोई काम है, इनका कोई उद्देश्य है, इनको कुछ मिल जाता है विद्यालय भेज के। लेकिन हम ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अगर आज हमको कॉलेज जाना है या कहीं भी हमको जाना है तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हमें कोई बताएगा भी नहीं कि उठना है, खुद से जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें वहाँ जाना है तो खुद से हम उठ जाते हैं। तो आत्म अनुभूति के अंतर्गत यही आता है कि खुद की जिम्मेदारी समझना, खुद के कर्तव्यों का निर्वहन, हमें अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करना है, अपने आश्रितों को सहारा देना, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन या अन्य जन जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, हम उनको कैसे सहायता करेंगे, हम उनको कैसे सहारा देंगे, ये आत्म अनुभूति के अंतर्गत WHO ने बताया है। नंबर 2, समानुभूति। समानुभूति और सहानुभूति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समानुभूति और सहानुभूति, समानुभूति की इंग्लिश है इम्पैथी और सहानुभूति की इंग्लिश है सिंपैथी। तो समानुभूति का तात्पर्य है खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। जैसे रोड पे आप देखते हैं कि कहीं बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई और उस बाइक वाले को मारने लगी। तो अगर वहीं पे लोग जो भीड़ में है सोच लें कि इस बाइक वाले की जगह पे अगर मैं खुद होता तो लोग नहीं मारते, क्योंकि समानुभूति अगर हम अपने अंदर ले आएँ तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं भी टाली जा सकती हैं। जैसे इसको हम विद्यालय जीवन से जोड़ दें कि क्लास में हमने किसी बच्चे को का लिखना सिखा रहे हैं, उसको 5 बार बता चुके हैं लेकिन वो अभी तक का नहीं लिख पाया है। अगर वही चीज़ हमने सोच लें अपने ऊपर कि हम भी बचपन में का को एक बार में नहीं लिख पाए थे, हमने भी कई प्रयास में सीखा था, तो इससे हमें उस बच्चे को पढ़ाने में सिखाने में सहायता मिलेगी। नहीं तो हमने उसको 2-3 बार बताया और पीटने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें उस बच्चे की जगह पे खुद रख के सोचना चाहिए कि अगर मैं होता इसकी जगह पे या मैं भी जब बचपन में था तो हम भी कई प्रयासों के बाद लिखना सीख पाए थे। नंबर 3, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच से तात्पर्य है कि गुण और दोष दोनों पर विचार करना। लेकिन अपने यहाँ आलोचना का तात्पर्य समझते हैं कि सिर्फ बुराई। तो आलोचना का तात्पर्य सिर्फ बुराई नहीं है, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बताना और जो चीज़ खराब है उसको खराब बताना। जैसे हर फ्राइडे को अपने वहाँ फिल्म रिलीज होती है तो उसका जब रिव्यू आता है तो आप देखते होंगे कि रिव्यू में होता है कि फ़िल्म की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन गाने कमज़ोर थे। मतलब जो चीज़ अच्छी थी उसको अच्छा बताना और जो चीज़ कमज़ोर है या ख़राब है उसको ख़राब बताना। नंबर 2, निष्पक्ष सोच। हमें सोच को अपनी निष्पक्ष रखना है। जैसे कि शर्मा जी के साथ मेरे संबंध ख़राब हैं, वो पड़ोस में रहते हैं मेरे, उनका बेटा मेरे विद्यालय में पढ़ता है,
तो हमने उसके प्रति एक सोच बना ली है कि जितना भी अच्छा वो कार्य करेगा हम उसको गलत ही बताएंगे या हमें उसको अच्छे मार्क्स नहीं देने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने अंदर निष्पक्ष सोच रखनी है। नंबर 3, पूर्वाग्रह का शिकार ना होना। हमें पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है। पूर्वाग्रह का शिकार होने से तात्पर्य है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि हम कहीं इंटरव्यू लेने गए, वहाँ पे हमें बच्चों का इंटरव्यू लेना है, तो हमने ये चीज़ पहले से ही, पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही हमने ये विचार बना लिया है कि हमें अपने ही जाति के बच्चों को सिलेक्ट करना है सिर्फ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। नंबर 4, सृजनात्मक सोच। सृजनात्मक सोच का मतलब है कि कुछ नया बनाना, नवाचार, कोई नया विचार लाना, मतलब हमें क्रिएटिव थिंकिंग रखनी है कि जिससे हम अपने जीवन में कुछ नया ही करते जाएं, तो अपने जीवन को नवाचार की ओर अग्रसर करें। जैसे आज हम जो चीज़ देख रहे हैं, या आज जो हम, जैसे सपोज दैट मान लें आज जो एसी है, क्या 100 साल पहले एसी थी? तो नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में नवाचार आता जा रहा है और नई नई चीज़ें विकसित होती जा रही हैं। नंबर 5, निर्णय लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने जीवन में निर्णय कैसे लेना है या निर्णय का प्रभाव क्या होगा। जैसे एक सही निर्णय हमको चरम पे पहुंचा सकता है और वही एक गलत निर्णय हमको लाके फर्श पे छोड़ देगा। तो हमें निर्णय लेते टाइम हम देखेंगे कि निर्णय का प्रभाव क्या है, या निर्णय से जो जुड़े लोग हैं, जैसे जो मेरी फैमिली है वो उस निर्णय से जुड़े होंगे तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी ऑफिस में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ ऑफिस में बॉस के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, तो हमने वहाँ पर रिजाइन कर दिया। तो हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रिजाइन करने से पहले कि निर्णय का प्रभाव क्या होगा। मतलब रिजाइन करने के बाद अब मेरे पास जॉब है कि नहीं है, दूसरा विकल्प है कि नहीं है, या निर्णय से जो जुड़े लोग, जो हमने निर्णय लिया है, जो मेरे परिवार के लोग हम पे आश्रित हैं, उन पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्णय से जुड़े संसाधन, निर्णय से जुड़ा विकल्प कि और कोई विकल्प है कि नहीं है, निर्णय का प्रभाव क्या पड़ेगा, और जो निर्णय से जुड़े लोग, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पे उस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ये सब चीज़ें सोच लेनी चाहिए। हमें निर्णय का संभावित परिणाम पहले ही सोच लेना चाहिए, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। नंबर 6, समस्या समाधान। समस्या समाधान के अंतर्गत आता है, समस्या समाधान तभी होगी जब कोई समस्या होगी। तो समस्या समाधान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है समस्या का होना। तो समस्या समाधान के अंतर्गत पहला स्टेप है समस्या की पहचान। पहले जो समस्या होगी हम उस समस्या की पहचान करेंगे कि समस्या किस टाइप की है। जब समस्या की पहचान हो जाएगी उसके बाद हम उस समस्या से जुड़े आंकड़ों को संकलित करेंगे। जैसे हमको दिल्ली जाना है तो हम उस टाइप की जो समस्या है उस टाइप के आंकड़े ढूंढेंगे, जैसे कार, बाइक, कुछ भी ढूंढेंगे उस टाइप के आंकड़े जोड़ेंगे। तो पहले समस्या की हम पहचान करेंगे कि कैसी समस्या है, फिर उससे जुड़े हम आंकड़े ढूंढेंगे, फिर संकल्पना निर्माण। उसके बाद हम अपने मस्तिष्क में एक संकल्पना का निर्माण करेंगे कि उसके लिए जो समस्या है या जो आंकड़े हमने ढूंढे हैं उनको हमें कैसे प्रयोग में लाना है। ये सारी चीज़ें अपने मस्तिष्क में हम संकल्पना का एक निर्माण करेंगे। उसके बाद हम परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद अंत में हमें उसका निष्कर्ष निकलेगा कि उस समस्या की जो समस्या थी पहले हमने पहचान की, उससे जुड़े आंकड़े ढूंढे, उसके बाद संकल्पना का निर्माण किया, फिर परीक्षण किया और अंत में हम निष्कर्ष पे पहुंच गए। नंबर 7, प्रभावी संप्रेषण। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रभावी संप्रेषण हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में सही माध्यम का होना अत्यंत ज़रूरी है। प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत सही समय, सही व्यक्ति, सही माध्यम, सही भाषा आदि का चयन, कि हम कैसे सही माध्यम का चयन करेंगे, ये प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत आता है। ये हमारी स्किल पे डिपेंड करता है कि हम प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार करते हैं। जैसे कि हमें किसी बैंक से लोन लेना है, तो हमें लोन लेने के लिए वहाँ के हमने एक कर्मचारी को 3 महीने से मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन जब 3 महीने बाद हम बैंक में फ़ाइल लेके पहुँचे तो पता चला जिस कर्मचारी को हम बैंक मैनेजर समझ के मिठाई खिला रहे थे वो तो वहाँ का चपरासी निकला। तो ये नहीं होना चाहिए। जो
प्रभावी संप्रेषण है उसके लिए अपनी स्किल को मजबूत करना है कि सही समय हो, सही माध्यम हो, सही व्यक्ति का हमें चुनाव करना है कि जिससे हमारा प्रभावी संप्रेषण एकदम सही हो। नंबर 8, अंतर व्यक्तित्व संबंध। अंतर व्यक्तित्व संबंध से तात्पर्य है कि इसको WHO ने स्पेशली बताया है कि अंतर व्यक्तित्व संबंध किस टाइप के होने चाहिए, क्योंकि आजकल लोग संबंधों की जगह पे, रिश्तों की जगह पे पैसों को वरीयता दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतर व्यक्तित्व संबंध के अंतर्गत रिश्तों की इज्जत करना, हमें रिश्तों की इज्जत करनी है। जो हमसे बड़े हैं उनकी इज्जत करनी है, या जो निर्धन हैं और हम धनी हैं तो हमें उनको निर्धन समझ के भगा नहीं देना है, हमें उनकी भी इज्जत करनी है। नंबर 2, रिश्तों में संतुलन। हमें रिश्तों में संतुलन बनाए रखना है। जैसे कि हम घर के मुखिया हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि परिवार में हम ही हम हैं, हम मेरे आगे कोई नहीं है, हम ही तानाशाह है, मेरे सामने कोई चू नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं सोचना है, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना है, सबको एक बराबर समझना है। उसके बाद रिश्तों को वरीयता देना, ये इम्पोर्टेंट है कि रिश्तों को वरीयता देंगे हम, रिश्तों में हावी नहीं होंगे हम। जैसे कि आपके बेटे के विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग है तो हम वहाँ पे पैसा नहीं भेज सकते, कितने भी पैसे वाले हों, क्यों ना आप अंबानी हो, वहाँ पे पैसा नहीं भेज सकते, आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आप बच्चे की डिटेल जान पाएंगे। आप पैसे भेज के आपको कुछ नहीं पता हो पाएगा, तो वहाँ पे आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको रिश्ते को इस प्रकार वरीयता देनी पड़ेगी। नंबर 9, तनाव से जूझना। हम तनाव से कैसे जूझेंगे या तनाव से हम कैसे बाहर आएंगे, तो उसके लिए व्यायाम, योगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है सकारात्मक सोच। कितनी बड़ी परेशानी हो या कितनी भी बड़ी मुश्किल में हम हो, बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हम सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा हम उस बड़ी से बड़ी परेशानी से हम बाहर आ सकते हैं। तो WHO ने बताया है कि हमें हमेशा तनाव के समय में सकारात्मक सोच रखनी है। नंबर 10, भावुक नियंत्रण। हमें अपने जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा निर्णय भावुकता में नहीं लेना है, जैसे अत्यंत क्रोध या दया का प्रदर्शन ना करना। जैसे ना ही अत्यंत क्रोध करना है, ना ही इतनी दया करना है कि सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भावुक ना होना। हमें जीवन के अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में भावुक नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि भावुकता से या दिल से लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होता है ज़्यादातर। तो हमें भावुक होकर निर्णय नहीं लेना है, निर्णय के टाइम हमको अपनी भावुकता पे नियंत्रण रखना है। तो ये आज का टॉपिक जो जीवन कौशल के अंतर्गत WHO ने ये 10 कौशल बताए, उनको हमने कवर कर लिया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको आपने अपनी रियल लाइफ से जोड़ कर भी फील किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ें। और जीवन कौशल में मुश्किल से 5-6 वीडियो और देंगे, सारी जीवन कौशल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।